देखो, आज का हमारा टॉपिक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे पहले देख लो। आज हम लोग बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, और किस पे बात करेंगे, आइसोटर्मिनोलॉजी पे, और किस पे बात करेंगे, थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल, और कुछ मॉडल लेकर के भी बातचीत करेंगे। ठीक है यहां तक? ठीक। अभी नोट्स पे आराम से रहो, सबको बता लेने दो, फिर आराम से आएंगे, आराम से सुनो यहां तक। ठीक है, तो अब सुनो, यहां देखो, एटॉमिक मॉडल। हमारे पास कई तरह का एटॉमिक मॉडल है। जॉन डाल्टन का है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। फिर थॉमसन का मॉडल है। थॉमसन का मॉडल का एक और नाम है, क्या है? प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है। और इसका मॉडल का नाम क्या है? बिलियर्ड बॉल मॉडल। उसके बाद रदरफोर्ड का प्लानिटरी मॉडल है। बोर मॉडल का बोर मॉडल ही कहा जाता है। और जो हमारे पास स्क्रोडिंगर का सबसे लेटेस्ट मॉडल है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल या क्वांटम के नाम से भी इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। कई सारा मॉडल है। इन सारे मॉडल्स में अब देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं। आपके सिलेबस में डिटेल में क्या पढ़ना है बेटा? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थोड़ा बहुत जानते हैं बस, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। थॉमसन मॉडल ना के बराबर है। आपको डिटेल में पढ़ना है रदरफोर्ड मॉडल, आपको डिटेल में पढ़ना है बोर का मॉडल, और आपको डिटेल में पढ़ना है बेटा क्या? स्क्रोडिंगर का मॉडल। मॉडल्स का शुरू करने मतलब ये शुरू करने से पहले छोटा सा एक हम लोग क्विक बातचीत कर लेते हैं सारे मॉडल्स पे। सबसे पहले देखो, ये किसका मॉडल है? डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी तो ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, है ना? क्या कहता है याद है ना? एटम सबसे छोटा होगा और इनडिविजिबल होगा, जो कि हम लोग जानते हैं आगे जाकर चलकर ये गलत साबित हुआ। और क्या बताया? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। हम लोग जानते हैं ये भी आगे चल करके गलत साबित हुआ। उसने कहा था सब एलिमेंट का एटम एक जैसा होगा, पर हम लोग जानते हैं कि आइसोटोप में ऐसा नहीं होता, आइसोबार में ऐसा नहीं होता है। डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगा, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट का सेम प्रॉपर्टीज आइसोबार में पाया गया। तो ये मॉडल पूरी तरीके से रिजेक्ट हो गया था। इस आइसोबार आएंगे बेटा, अभी आइसोबार पे भी आने वाले हैं। प्लम पुडिंग मॉडल में, प्लम पुडिंग मॉडल का एक और नाम बता सकते हैं आप लोग? ओए तरबूज बोलना। अरे तरबूज से पूछे, तरबूज कुछ बोल नहीं रहा है। वाटरमेलन मॉडल, हिंट्स दे रहे बेटा, फिर भी आप नहीं समझ रहे। ठीक है। इसका क्या कहना था? इसका कहना था एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा और उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, बिखरा पड़ा होगा, बस इतनी बातचीत किया था। ठीक है, ये भी रिजेक्ट हो गया। फिर कौन आया? रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड अपने एक मॉडल दिया। रदरफोर्ड बोले कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज का नाम क्या दिया गया? न्यूक्लियस। आपको याद रखना ही है कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी किस एक्सपेरिमेंट में हुआ था? रदरफोर्ड गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट, यही है ना? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हुआ था। ठीक है। इसके बाद आपके पास है प्लानिटरी मॉडल, जो आप लोग बोर्स के बारे में कि इसका ऑर्बिट जो होगा वो सर्कुलर होगा, इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है, हम लोग इसको ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और आपके पास जो सबसे लास्ट और लेटेस्ट मॉडल होगा वो होगा स्क्रोडिंगर। और ये मॉडल सबसे पहले एक चीज को रिजेक्ट कर देता है। किसको रिजेक्ट करता है? ऑर्बिट को। और एक्सेप्ट किसको कर रहा है बेटा? ऑर्बिटल। वहां पर कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्बिट के बजाय ऑर्बिटल पे हमारा ज्यादा फोकस होगा। इन सब मॉडल को पढ़ने से पहले हम लोग शुरुआत से बात करने वाले हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले बात किस पे कर रहे हैं बेटा? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या? वो पार्टिकल जिससे एटम बनेगा उसको सब एटॉमिक पार्टिकल। और सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास दो तरह का होगा, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल में आपके पास तीन ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये इंफॉर्मेशन बेटा आपको चार्ट जाना है, यहां पर समझाने लायक कुछ नहीं, याद रखना सब कुछ है। क्या क्या? ध्यान से समझो। सबसे पहले हम लोग किस पे बातचीत करेंगे? मास। एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होगा, ये आपको याद करना है। और क्या याद करना है? यहां देखो, ये केजी में है, और एमयू में कितना होगा बेटा? 0.000548 एमयू में। उसके बाद प्रोटॉन का मास इतना है, एमयू में इतना है। न्यूट्रॉन का मास इतना है, एमयू में इतना है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, विच वन इज हेवियर? न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन हेवियर है, लेकिन स्लाइट हेवियर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बेटा। इसका रफली देखो 1.007 है, इसका कितना? 1.0087 है। ठीक है, स्लाइट हेवियर है, लेकिन ये काफी हल्का है बेटा, ये मास बहुत कम होता है इसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अगला टर्म क्या है? मास ऑफ 1 मोल। ये एक का है। 1 मोल के लिए क्या करेंगे आप? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो बेटा यहां है वही मामला यहां आ जाएगा। इतना मिलीग्राम है, इतना ग्राम मिलेगा, और इतना ग्राम मिलेगा। ये 1 मोल का मास है। 1 मोल का मास आपको याद रखना जरूरी नहीं, आपको याद रखना एक पार्टिकल का मास, और खास करके किसका मास आपको याद रखना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन सब में सबसे ज्यादा आपको बार बार इस्तेमाल होने वाला किसका मास? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मास याद कर लीजिए 9.1 इंटू 10 टू द -31 kg, और एमयू में 0.00055, इसको आप रफली राउंड ऑफ कर सकते हो, 55 एमयू कह सकते हो। ठीक है, अब आइए चार्ज पे बात करते हैं।
इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये सबसे इससे छोटा चार्ज नहीं होता बेटा, यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है। कूलम में होगा -1.602 10⁻⁻19, और ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं, ये SI सिस्टम होगा और ये CGS का यूनिट है, ठीक है। इसमें होगा वैल्यू -4.8 × 10⁻10। इलेक्ट्रॉन का याद रखोगे तो प्रोटॉन का भी याद रहेगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, सिर्फ चार्ज ऑपोजिट हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा बेटा आपका 0 होगा। अब आइए अगला टर्म पे, अब यहाँ पे कुछ टर्म सिखाने जा रहे हैं, उस पर ध्यान दो। ये मास ऑफ वन पार्टिकल का सिंबल क्या है बेटा, और चार्ज ऑफ वन पार्टिकल का सिंबल E। यहाँ पे जो मास निकला है और यहाँ पे जो चार्ज निकला है, इसका एक रेशियो होता है E/m, उसको किस नाम से पुकारते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। अच्छा, उससे पहले एक और टर्म पे बात करें, रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज में बात करने से पहले समझ लो, ये जो मास है, ठीक है, इस मास को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मास। ये जो चार्ज है, इस चार्ज को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट चार्ज। और जब रिलेटिव बात करेंगे तो रिलेटिव का मतलब होगा विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। बताओ तो, अगर बात करते हैं इसका, इसका और इसका, इन तीनों का रेशियो निकालो, बोलो क्या आएगा। माइनस नेचर को रिप्रेजेंट कर, आप माइनस छोड़ करके बात की, मैग्नीट्यूड पे बात की, तो बोलो कितना आएगा 1 1 0। ये रिलेटिव चार्ज हो रहा है, समझ में आ रहा। और रिलेटिव चार्ज आपको बहुत जगह पे मदद करेगा, ठीक है। आइए E/m पे बात करें तो स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास, और इस चार्ज को जब इस चार्ज को जब इस मास से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगा आपका, ठीक है। इस वाले चार्ज को जब इस मास से डिवाइड करोगे तो ये वाला वैल्यू आएगा, और यहां पर आपका क्या आएगा बेटा 0। बोलो क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि चार्ज का वैल्यू यहां पर क्या है बेटा 0। उसके बाद क्या दिखाया गया देखो तो, डिस्कवरर का नाम, ये थोड़ा सा जानकर रखिएगा कौन किसको डिस्कवर किया है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला कौन, थॉमसन, जे थॉमसन। प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले बंदे का नाम गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर किया था। अब ये स्पिन क्या होता है इस चैप्टर के एंड में समझेंगे, पर उससे ज्यादा जरूरी आपको सिंबल समझना। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या लिखेंगे बेटा E। अब E में पढ़ ई से पहले आपके लिए एक और सवाल, बोलो ये कौन सा मास है, AMU में है, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करो तो नियरेस्ट होल नंबर में कितना आएगा 1, इसका नियरेस्ट होल नंबर 1, इसका नियरेस्ट होल नंबर नियरेस्ट होल, राउंड ऑफ करते जाओ ना, करते करते बेटा यहां पहुंचेगा, आपका आंसर 0 आएगा। 1 कैसे होगा, राउंड ऑफ करते जाओ। बोलो इसको राउंड ऑफ करोगे ये क्या बनेगा 5, इस 5 को करोगे तो ये 6, इस 6 को करोगे ये 1 आएगा, फिर 1 को हटाओगे तो 0 आएगा, 0 0 0 पहुंचेगा। बात समझ में आ रहा है। यहां पर 0 1 1 लैंग्वेज पे ध्यान देना बेटा, 0 1 1 ये कहलाएगा रिलेटिव मास, और ये -1 + 1 0 ये क्या कहलाएगा रिलेटिव चार्ज। और किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, रिप्रेजेंट करने का तरीका पे ध्यान दो बेटा। रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका ऐसा होगा, आप क्या लिख रहे हैं, ये इसका रिलेटिव मास कितना 0, वो सर पे लिखा जाएगा। इसका रिलेटिव चार्ज कितना, वो यहां लिखा जाएगा, ठीक है। लिखने का तरीका समझ में आ रहा। प्रोटॉन के लिए लिखेंगे P। अब बोलो इसका रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज 1, और न्यूट्रॉन को कैसे लिखेंगे बेटा, इसका रिलेटिव मास 1 और चार्ज 0। तो ये तरीका होगा सिंबल लिखने का, देखो तो समझ में आ रहा है सिंबल लिखने का तरीका, ठीक है। तो किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का सिंबल लिखने का तरीका क्या है, फिर से बात करते हैं। बोलो नीचे क्या लिखेंगे बेटा, रिलेटिव चार्ज, और ऊपर क्या लिखेंगे रिलेटिव। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का एक और सिंबल है बीटा माइनस, अब प्रोटॉन का एक और सिंबल क्या है बेटा H+। अब प्रोटॉन को H+ क्यों कहते हैं उसका भी लॉजिक समझ लो। बताओ हाइड्रोजन एटम तो जानते हैं आप लोग, हाइड्रोजन एटम को हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, ऐसे लिखते हैं ना। तो बताओ तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है, बोलो। 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 0। अब अगर आप H+ कहते हो इसका क्या मतलब निकलता है, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, तो बच गया क्या, ये चला जाने के बाद क्या बच गया, सिर्फ एक प्रोटॉन। इसलिए H+ को हम लोग प्रोटॉन का सिंबल से भी, मतलब प्रोटॉन को हम लोग H+ का सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बात पढ़ रहा है यहां तक, ठीक। तो यहां पर जो कुछ भी पढ़े वो किसका इंफॉर्मेशन था, स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल। अब हम लोग किस पे बातचीत करने वाले हैं, अनस्टेबल, ठीक है। अब अनस्टेबल पे ध्यान दीजिए बेटा, क्या क्या आपके पास है, ये रहा पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, पाइमेजॉन, पायोन, और भी बहुत है। ये आपके सिलेबस में सिर्फ जानकारी के लिए दे रहा हूं, अगर सिलेबस में कुछ पकड़ के रखना बेटा इसको पकड़ के रखिए। पॉजिट्रॉन को, पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को, यानी इलेक्ट्रॉन सिर्फ नेगेटिव नहीं होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। आप लोग कभी ऐसा कुछ सुने एंटी मैटर, कौन सुना। अभी रिसेंटली कल परसों हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि कोई ऐड दिया था कि 1 ग्राम एंटी मैटर का कितना प्राइस है, उसका प्राइस के मुताबिक कितने सारे कंट्री का GDP मिला दोगे तो भी इतना दाम नहीं आएगा।
खैर जो भी हो, एंटी मैटर सुने कभी? नहीं सुने। मैटर जानते हैं? मैटर, मैटर क्या होता है बताओ, है ना? कितने तरह का मैटर होता है? 5, बातचीत किए थे ना, ठीक है। तो एंटी मैटर क्या होता है मालूम है? मैटर का ऑपोजिट। एंटी का मतलब क्या होता है ना? अब सुनो, एंटी मैटर से पहले आपको समझना होगा एंटी पार्टिकल। जो इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट होगा वो कहलाएगा एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है? पॉजिट्रॉन। एंटी पार्टिकल उसको कहा जाएगा जहां पर उसका मास सेम होगा, चार्ज ऑपोजिट होगा। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है बोलो, पॉजिटिव या नेगेटिव? अब यहां पर देखो तो क्या लिखा हुआ है, इसका मास चार्ज देखो माइनस, सिंबल देखो, समझ में आ रहा? मास वही है, चार्ज बदल गया, है ना? मास यहां पर मास वही है, चार्ज बदल गया। इसको कहा जाता है एंटी पार्टिकल। और एंटी पार्टिकल से जो मैटर बनता है उसको क्या कहते हैं बेटा? एंटी मैटर। इसके ऊपर अभी काफी रिसर्च चल रहा है, इस पे बहुत फ्यूचर माना जा रहा है, भयंकर एनर्जी मिलने वाला है इससे। आज बेटा दुनिया सबसे ज्यादा किस चीज जानते हो? दुनिया, अगर आज का दुनिया के हिसाब से बात करेंगे तो वही राज करेगा जो 2-3 चीज है जिसपे कंट्रोल कर सकता है। एक, जो एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, एनर्जी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। एग्जाम्पल बता दे रहे, आज से अभी नहीं बेटा, आज से कई साल पहले सबसे ज्यादा जो एनर्जी को लेकर के लड़ाई हुआ, पता कौन सा लड़ाई हुआ है? वो तेल, पेट्रोल। अब पेट्रोल खत्म होने वाला, तो पेट्रोल का लड़ाई खत्म। अब बहुत ज्यादा दिन तक पेट्रोल नहीं मिलने वाला है बेटा, देखना कुछ दिनों के बाद पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल क्या नेचुरल रिसोर्स है। नेचर में जितना पेट्रोल था सब हम लोग खींच के निकाल चुके हैं, खर्च करने का अब एंड के कगार पे। तभी तो आज धीरे धीरे सारा का सारा व्हीकल किस में कन्वर्ट हो गया है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे कन्वर्ट हो रहा है। उसका वजह यही हो रहा है बेटा। तो प्रोटॉन पॉजिट्रॉन पे आप लोग खास ध्यान दीजिएगा। पॉजिट्रॉन में मास, उसका मास किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन का, लेकिन उसका चार्ज क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। और सिंबल देख लो क्या है, ठीक है। न्यूट्रिनो का मास लगभग 0 होता है, चार्ज भी 0 होता है, सिंबल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटी न्यूट्रिनो उसी तरीके से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन एंटी प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, लेकिन उसका चार्ज नेगेटिव होगा। एंटी न्यूट्रॉन, उसका भी मास न्यूट्रॉन के बराबर होगा, अब इसका चार्ज ऑपोजिट 0 का 0 ही रहेगा। पाई मेजॉन को पायोन भी कहते हैं। इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 273 टाइम्स ज्यादा पाया गया, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। इसका सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, पॉजिटिव होने से पाई प्लस, नेगेटिव होने से पाई माइनस। उसी तरीके से म्यू मेजॉन, इसका मास जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 207 टाइम्स ज्यादा पाया गया, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। और इसका भी सिंबल म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस होने पर म्यू प्लस, माइनस होने पर म्यू माइनस। लेकिन आप फोकस इस पे ज्यादा कीजिएगा, ये आपको याद रखना है। बोल बेटा। हाँ, क्योंकि उसका चार्ज, हम क्या बोले, एंटी पार्टिकल में सिर्फ चार्ज ऑपोजिट होगा, मास चेंज नहीं होगा। तो 0 का ऑपोजिट क्या होगा बेटा? 0, तो फिर वही रखना होगा, ठीक है। इसका हाँ, वो आप लोग ये कर सकते हैं, पर अभी फिलहाल हम लोग अभी फोकस किस पे करेंगे बेटा? पॉजिट्रॉन पे। चलो अब बात करते हैं, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक, आपको E/m का वैल्यू दे दिया गया है, उसमें किसका वैल्यू मेंशन कर दिया आपको? E का। और किसका वैल्यू मांगा आपसे? बोलो, M का। तो क्या करोगे? बैठा के सॉल्व करोगे, ये एक तरीका। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन का। वापस आ रहे, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन का। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, तुम लोग बताओ, इतना करना है या सिंपली इलेक्ट्रॉन का मास याद रखना है? और इलेक्ट्रॉन का मास कितना पढ़े थे, याद है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। या तो आप कैलकुलेट करके निकालो, या पहले जैसे बोले कि इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का मास और चार्ज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे आओ, पढ़ो इस क्वेश्चन को। होगा, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव चार्ज। पढ़ लिए आप लोग? पढ़ लो, मिलके बनाएंगे। पढ़े तो क्या मांगा है बताओ, क्या मांगा बताओ, बात करो। स्पेसिफिक चार्ज। थोड़ी देर पहले स्पेसिफिक चार्ज क्या था बेटा हमारे लिए? बोल, E/m, यही है ना? स्पेसिफिक चार्ज मतलब E/m। किसका किसका मांगा है? चलो बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का, और कौन है? प्रोटॉन का, और कौन है? न्यूट्रॉन, और कौन है? अल्फा। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन को हम लोग सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बोलो, यहां पर -1, यहां 0। इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? 1 1। इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बोलो, यहां 0 और यहां।
आप में से कोई बताएगा अल्फा पार्टिकल दूसरा नाम क्या है? हीलियम। ठीक है, अगर मालूम है तो ठीक, नहीं तो याद रखना बेटा, डबली पॉजिटिव हीलियम। तो हीलियम को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं He2 4। अब बताओ ऊपर वाला जो चीज है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को या चार्ज को? ये ऊपर ऊपर रिलेटिव मास, और नीचे कौन है? तो इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एब्सोल्यूट की जरूरत नहीं बेटा, आप रिलेटिव से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको एब्सोल्यूट से सॉल्व करने बैठोगे तो समझिए चार्ज और मास का वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। अब बताओ इसका चार्ज -1 ना, और मास E/m बैठाना, बोलते जाओ 0। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट। अगला बोलो, इसका चार्ज 1, मास 1 तो 1 आएगा। इसका चार्ज 0, मास 1 तो 0 आएगा। इसका चार्ज 2 और मास 4 यानी कि हाफ आएगा। आपसे पूछा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर छोटा से बड़ा, तो बोल सबसे कम कौन आया? n आया। n के बाद कौन है? अल्फा है। अल्फा के बाद कौन है? प्रोटॉन है। और सबसे ज्यादा कौन आया? इलेक्ट्रॉन आया। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा हमारा? डी। आया बात समझ में? ठीक, आइए उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोग का पढ़ा हुआ होगा, 19 में पढ़कर आएंगे, फिर सब जस्ट टच कर रहे बेटे, ठीक है ना, ये जस्ट टच करते हैं। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होगा, ठीक है। ये एलिमेंट है, ये क्या कहलाएगा बताओ? एटॉमिक नंबर। और ये क्या कहलाएगा? मास नंबर। नीचे लिखेंगे एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखेंगे मास नंबर। अब आप लोग बताओगे व्हाट इज एटॉमिक नंबर? सुन लो, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ, बट कंडीशन अप्लाई, क्या? न्यूट्रल एटम होना चाहिए। अगर न्यूट्रल एटम नहीं है बेटा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा। लेकिन आप जब डेफिनेशन के हिसाब से सॉल्व करोगे तो जब कभी भी एटॉमिक नंबर का सवाल उठेगा तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को देखने जाओगे या न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को देखने जाओगे? प्रोटॉन। एकदम गांठ बांध दो बेटा, आप फंसोगे नहीं तो सवाल में, ठीक है। दिखाते कैसा सवाल होगा। और मास नंबर का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उम्मीद करते हैं ये पता आप लोग को। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A = Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब Z, प्रोटॉन निकालने का मतलब Z, और अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा? A - Z। पता है सबको ये बात? इसमें कोई डिस्कशन चाहिए बेटा? नहीं, पक्का। आइए इस क्वेश्चन पे बातचीत करते हैं, पढ़ो। पढ़ लिए बेटा लोग? पढ़ लिए ना? आइए बात करते हैं। क्या बोला? MP किसका मास? प्रोटॉन का। और Mn किसका मास? न्यूट्रॉन का। किसका? इसका मास M1 दिया है और M2 किसका मास दिया बेटा? ये क्लियर है। और इसका न्यूक्लियस की बातचीत कर रहे। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले Ne पे आ जाओ, बोलो Ne 10 20 और न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे कौन होगा बताइए? प्रोटॉन। और तो बताओ इसमें कितना प्रोटॉन पाया जाएगा? 10 प्रोटॉन। और इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? 10 न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन का मास क्या बोला? MP। तो 10 प्रोटॉन का मास क्या होगा बेटा? बोल 10 MP ना। और इसका कितना होगा? 10 Mn। यानी इसका टोटल मास कितना हुआ बताइए? 20 ना। 10 कॉमन निकाल लो, क्या होगा? MP प्लस Mn होगा। उसी तरीके से आ जाओ, कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। अब यहां से बात करो, इसके पास कितना प्रोटॉन? 20। कितना न्यूट्रॉन? 20। इसका टोटल मास डायरेक्ट लिखे, बोलो क्या होगा? 20 MP प्लस Mn। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये टोटल का वैल्यू बोला M1 और इस टोटल का वैल्यू बोला M2। अब पूछा M1 और M2 में रिलेशन क्या है? अब तो बताइए। ये होगा ना, दो गुना दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है आपको? दो गुना। बात समझ में आया बेटा आप लोग को? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए ट्राई कीजिए, ओरली बनेगा बेटा, ओरली बनेगा। कोई हेल्प चाहिए तो पूछना। हाँ ये हुआ ना सवाल। Zn का एटॉमिक नंबर 30 होता है। पार्टिसिपेट करो, गलत होगा। क्या मांगा है पहले बताओ? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला बताओ? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। लेकिन वहां तो डाई पॉजिटिव बोला है, आपसे जिंक का नहीं, Zn2 प्लस बोला। अब ये बताओ
2+ होने पर इसका इलेक्ट्रॉन में फर्क पड़ेगा कि प्रोटॉन में फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन में कोई फर्क पड़ेगा? तो इसका एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? तो Zn का एटॉमिक नंबर भी 30 होगा और Zn2+ का भी एटॉमिक नंबर 30 होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर 30, मास नंबर बोल दिया 70 और आपसे पूछा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओरली सॉल्व होगा, अब तो बोल 40 होगा। बात समझ में आ रहा? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, जवाब दो 12। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम 2+, 12। समझ में आया बात? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। क्लोरीन माइनस का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 17। लेकिन अगर पूछेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है तो 10, क्योंकि अभी एटॉमिक नंबर आप इसका कितना बताएं? 12। तो इसका मतलब न्यूट्रल में 12 इलेक्ट्रॉन रहा होगा, 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 10 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इसके पास 12 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10। तो प्रोटॉन, वही तो कह रहे बेटा, प्रोटॉन कभी भी नहीं बदलेगा। याद रखना, एक लाइन बता रहे, प्रोटॉन हर एलिमेंट का पहचान है, आइडेंटिटी है। अगर किसी का प्रोटॉन चेंज हो रहा है, यानी उसका अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, तो जानते हैं आप क्या चेंज कर रहे हैं? आप एलिमेंट चेंज कर दे रहे। अगर आप बोलते हो कि सर, मान लो अगर आप ऐसा बोलते कि सर इसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट नियॉन, नॉट यू आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम। जैसे आप एटॉमिक नंबर बदलोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बदलोगे, एलिमेंट बदल जाएगा। तो एलिमेंट का पहचान, आइडेंटिटी कौन है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है? एटॉमिक नंबर जब भी 10 कहा जाएगा वो हमेशा नियॉन के लिए होगा, चाहे नियॉन किसी भी हालत में क्यों ना हो। अगर एटॉमिक नंबर 12 कहा जाएगा वो हमेशा मैग्नीशियम के लिए होगा, चाहे मैग्नीशियम मैग्नीशियम के फॉर्म में है, मैग्नीशियम 1+, 2+, 3+, चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा 12 ही कहलाएगा। एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर यहां तक की बात? ठीक, आइए बेटा, अब देखो क्या पढ़ने जा रहा है, आइसो टर्मिनोलॉजी। कुछ ऐसा टर्म्स पढ़ेंगे जो आइसो से शुरू होगा, जैसे कि आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर, आइसोडायफर, कई सारा आइसोटर्म आने वाला। आइए यहां देखते हैं। पहला पढ़ो, आइसोटोप किसको कहा जाएगा? जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। समझ में आया? और एक चीज बता दे रहे, सुन ले बेटा, आइसोटोप्स को कोई नाम नहीं दिया जाता है, सिवाय हाइड्रोजन का और कोई भी ऐसा आइसोटोप नहीं जिसको नाम दिया गया। हाइड्रोजन का आइसोटोप्स को नाम दिया गया। आप में से कोई बताना चाहेगा इन तीनों हाइड्रोजन का नाम है आइसोटोप्स का? इसका नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। लेकिन इसके अलावा बाकी जो भी आइसोटोप्स अलग अलग एलिमेंट का होगा उसको नाम से नहीं, कोई नाम नहीं दिया गया। आप उसको कैसे पढ़ोगे? जैसे कि कार्बन का आइसोटोप आप इसको पढ़ोगे C12, कार्बन का आइसोटोप आप पढ़ोगे C14 एंड सो ऑन। इस तरीके का लैंग्वेज इस्तेमाल होगा। ठीक है यहां तक? और अगर आइसोटोप है तो एक बार फिर से याद कर लो, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुके थे कि आइसोटोप के मामले में एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। याद आ रहा है? परसेंटेज इनटू आइसोटोपिक मास बाय 100। ठीक है? ये आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, एग्जाम में भी कई बार आपके सामने क्वेश्चंस को रखे, याद है ना? तो जहां आइसोटोप होगा बेटा समझ जाना ये टर्म फिर से आएगा आपके पास। अब अगला टर्म हम लोग बातचीत करते हैं आइसोबार। पढ़ो, तो आइसोबार में कौन सेम होगा? मास नंबर। और क्या डिफरेंट होगा? एटॉमिक नंबर। ठीक है? अब एक और चीज सुनो, यहां पे एग्जांपल देखो तो इन दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। क्लियर है? अब एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन आपके नोट्स पे नहीं है, बस भी बताएंगे तो आप लोग नोट कीजिएगा भी नहीं, जब लिखाएंगे तब नोट कीजिएगा भी। सुन लीजिए, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है और मास नंबर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? बात करो, केमिकल प्रॉपर्टीज। और मास नंबर, तो इसका मतलब आइसोटोप का एक और डेफिनेशन, एटम्स ऑफ द एलिमेंट विथ सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। आ रहा बात समझ में? यहां पर क्या कहेंगे? विथ सेम बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ रहा है? एटॉमिक नंबर सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, मास नंबर अगर सेम होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है? ये पॉइंट हम लिखवा देंगे। आगे आओ, आइसोटोन पढ़ो, किसको कहा जाता है? क्लियर? तो बताओ इसमें क्या सेम होगा? आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा सेम। अब ध्यान से एक लैंग्वेज पे ध्यान देना, सिंबल के टर्म में बात करो। आइसोटोप में ए और जेड क्या है? ए डिफरेंट है, जेड सेम है। ए और जेड के टर्म में समझ में आ रहा ना? आइसोबार को आप क्या कहोगे? ए और जेड के टर्म में जेड डिफरेंट है, देखो ना, जेड डिफरेंट है और ए सेम है।
आइसोटोन के मामले में याद रखना ए डिफरेंट, ए डिफरेंट, जेड डिफरेंट, ए माइनस जेड सेम। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? इस मामले में ए भी डिफरेंट होगा, जेड भी डिफरेंट होगा, लेकिन ए माइनस जेड सेम होगा, तो आप क्या कहोगे? आइसोटोन। आइसोटोन में तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है यहां तक बेटा? आगे बढ़े, चलिए अब अगला टर्म आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ो तो। नाम से समझ में आएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेटा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कहानी सुन लो, हर साल 2-3 साल, या हर साल तो नहीं कर सकते, 1-2 साल के गैप में एक क्वेश्चन तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक से पूछते ही है। एक सवाल पूछेगा। क्या इस सवाल इस साल पूछा गया नीट में? 2025 में पूछा गया। इस साल भी एक क्वेश्चन आया था जहां आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सवाल पूछा गया था, वो बाद में आपको दिखा देंगे। अभी देखो, चलो चेक करते हैं। बोल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो N2 का मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा? बोल 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो कितना हो गया? 14। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मतलब 13, और एक माइनस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो कितना हुआ? तो सब में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 14। तो ये सारा स्पीसीज क्या कहलाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसको चेक कर लो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 2 गेन किया, तो इसके पास भी 10 हो गया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, ठीक है, क्या हुआ? इसमें भी गेन कर लिया। और भी ऐड कर ले, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, प्लस कर दिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2 प्लस कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, तो ये सब का सब क्या कहलाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा? अगर समझ में आ रहा तो अगला लाइन को और अच्छे से समझने की कोशिश करो, पढ़ो एक बार। आइसोस्टर किसको कहा जाएगा? और आइसोस्टर और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस बताओ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आपको सिर्फ देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो। लेकिन जब आइसोस्टर देखोगे तो आपको 2 चीज देखना है, उसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए एज वेल एज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। आइए चेक करते हैं, बताइए। इसी को ले लो, बोलो इसमें कितना है? 3। इसमें नंबर ऑफ एटम सेम है। अब चेक करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, मतलब 16, 16 और 6 22 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब इसमें चेक करो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 2 एटम 14, और ऑक्सीजन का 8, 14 और 8 22। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, नंबर ऑफ एटम भी सेम है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? आइसोस्टर। क्लियर है? अब आपके लिए एक लैंग्वेज है, क्या इन दोनों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जा सकता है? बात करो, क्या इन दोनों को आइसोस्टर कहा जा सकता है? बताओ यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन 10 होगा। बताओ इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? चेक करो, 10। बताओ बेटा इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? तो क्या इन चारों को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं? क्या इन चारों को आइसोस्टर कह सकते हैं? नहीं। तो एक लैंग्वेज बता रहे, ऑल आइसोस्टर आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक बट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक आर नॉट आइसोस्टर। बात समझ में आ रहा? जो आइसोस्टर है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा ही, लेकिन जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है जरूरी नहीं कि वो आइसोस्टर होगा। बात क्लियर है यहां तक? समझ में आया? तो कौन कौन सा आइसोटर्म पढ़े बेटा? आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्टर। 5वां टर्म पढ़ो, आइसोडायफर। पढ़ो, देखो क्या कहता है। पढ़ लिए? क्या बताया गया है? आइसोडायफर उसको कहेंगे जिसके पास क्या सेम होगा। और आइसोटोपिक नंबर का मतलब क्या है समझना, सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। किसका डिफरेंस चाहिए? यहां ध्यान से देखो, आइसोटोपिक का मतलब समझा रहे बेटा। आइसोटोपिक नंबर का मतलब क्या बताया गया? डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड। अब आप लोग बताओ, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला भी क्या पढ़े? ए माइनस जेड, माइनस प्रोटॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? जेड। तो ये पूरा सॉल्व करने पे कितना आ रहा है बेटा? ए माइनस 2
2z, तो ये हो गया आपका आइसोटोपिक निकालने का फॉर्मूला a माइनस 2z। क्लियर करो, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए एग्जाम्पल चेक करते हैं, बोलो इसका आइसोटोपिक नंबर निकालेंगे। इसका a कितना 235 माइनस क्या होगा 2z, तो 2z कितना होगा बेटा 184, माइनस कर तो 5 माइनस 4 1 और 13 माइनस 5 8, 51 आ रहा है। इसका चेक करते हैं थोरियम का, बोल मास नंबर 231, एटॉमिक नंबर 180, माइनस कर बेटा देख तो आ रहा है 51, यानी इन दोनों का आइसोटोपिक नंबर सेम है। यहां तक क्लियर है बेटा, आइसोडाइफर का मतलब समझ में आया। ठीक, चलिए आपको कुछ और जगह ले चलते हैं। क्या आप लोग ऐसा कुछ पढ़े थे बेटा, देखो तो, अगर एक एलिमेंट है मान लो x, ध्यान से सुनना, यहां उसका एटॉमिक नंबर है z और उसका मास नंबर है a, और वहां से एक अल्फा पार्टिकल का लॉस हुआ, तो याद हम लोग ऐसे लिखते थे z माइनस 2 a माइनस 4। आप में से किन लोगों को ये याद है? याद है सबको, बहुत बढ़िया। अब आप लोग बताना चाहोगे x के बजाय हम यहाँ y क्यों लिखे? नहीं, बोले सर एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, मतलब हमको एलिमेंट चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे एटॉमिक नंबर z से z माइनस 2 हो गया। चलिए तो ये लाइन कौन बताएगा, अगर एक बीटा का लॉस हुआ तो क्या चेंजेस पड़े थे बताओ? ऊपर सेम रहेगा और नीचे एक बढ़ा देंगे, तो मान लो वो हो गया v, को एक नाम दे दिए, ठीक है, क्या हो गया a माइनस 4, और यहाँ क्या होगा बताओ z माइनस, एक और बीटा का लॉस दिखा देते बेटा, एक और बीटा का लॉस दिखाते हैं। चलिए कंप्लीट कीजिए, तो ये फिर से क्या होगा z हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा a माइनस 4 हो जाएगा, और एलिमेंट अब क्या लिखे x को क्यों लिखे बताओ? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। यहां तक समझ में आया? अब काम की बात सुनो, उम्मीद करती है आपको पता है ना। अब काम की बात सुनो, बताओ अगर कहीं से एक अल्फा और 2 बीटा का लॉस हो जाए तो उससे जो तैयार होगा वो क्या तैयार होगा? देखो तो बात समझ में आ रहा है? इससे कितना लॉस हुआ, एक अल्फा और 2 बीटा, तो वहां तक पहुंचे ना। इस एलिमेंट से एक अल्फा और 2 बीटा लॉस होने के बाद आपको जो प्रोडक्ट तैयार हुआ उसके और इसके साथ रिलेशन पता करो। चेक, एटॉमिक नंबर दोनों का क्या सेम है, और मास नंबर क्या बेटा? तो किसी भी एलिमेंट से अगर एक अल्फा 2 बीटा का लॉस दिखा दे तो उससे जो तैयार होगा वो क्या तैयार होगा? आइसोटोप तैयार होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए आप लोग बात कीजिए, इसको टारगेट कीजिए y को और v को, y और v को कंपेयर करो। बोलो यहां से क्या चीज का लॉस हुआ? एक बीटा लॉस हुआ, लॉस होने का नतीजा बोल मास नंबर चेंज हुआ, एटॉमिक नंबर चेंज हुआ। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, क्या बन गया? आइसोबार। तो आइसोबार कब बनेगा बताओ? जब एक बीटा का लॉस होगा तो आइसोबार बन जाएगा। बात पल्ले पड़ रहा है? तो एक अल्फा 2 बीटा का लॉस से आइसोटोप बनेगा, एक बीटा का लॉस से आपका आइसोबार बनेगा। ठीक है, यहां तक आइए आप लोग बताना, एक अल्फा का अगर लॉस हुआ तो क्या बनेगा? आइसोडायफर। आइए दिखाते कैसे, देखो समझाते हैं, आओ ना यहीं से समझ लो। यही एग्जाम्पल था बेटा, लास्ट वाला एग्जाम्पल है ना। ये यूरेनियम है, ये थोरियम है, तो बेटा यहां से एक अल्फा निकाल, देखते ये बनता है कि नहीं, चेक कर, बन रहा है ना। एक अल्फा निकलने से क्या होगा, ऊपर से कितना घटेगा? घटा 4, नीचे से कितना? घटा 2, यानी कि इससे और यहां जाने में क्या हुआ? एक अल्फा का लॉस हुआ। ठीक, इसका मतलब जब आप एक अल्फा का लॉस दिखाओगे तो क्या बनेगा? आइसो डायफर बनेगा। यहां तक मैटर क्लियर है आप सब लोगों को? ठीक, अब नोट्स पे आप लोग ये 3 लाइन को जगह बना करके लिख लीजिए, नोट्स पे लिखिए, वहीं कहीं जगह बना करके ये 3 पॉइंट लिख लो। तो ये पार्ट समझ में आ गया आप लोग आइसोटर्म? ठीक, तो हम लोग टोटल कितना आइसोटर्म पढ़े बेटा? 6 हुआ ना। आइसोटोन, शुरू से आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर और आइसोडायफर। ठीक है यहां तक? अब आइए कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, पार्टिसिपेट करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या मांगा है? ड्यूटेरियम, अभी भी पढ़े थे ना। ड्यूटेरियम को कैसे लिखते हैं बेटा, बोल H12। और ड्यूटेरियम का किसका पूछा है? न्यूक्लियस, ध्यान रखना। तो बोलो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होगा और कितना न्यूट्रॉन होगा? एक आंसर आया समझ में? अगला क्वेश्चन, क्या पूछा है? कौन? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सॉरी आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब आइसोटोन, और आइसोटोन का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है,
आइसोटोनिक बोलने का मतलब आइसोटोन पकड़ना बेटा, आइसोटोन का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। चलो चेक करो चेक करो, बनेगा तो अच्छा लगेगा बेटा, इसी तो बोलते हैं पार्टिसिपेट करो सीखो। तो तुम देखना साइकोलॉजी है, आप एक प्रॉब्लम बनाने बैठे अगर बनता चलेगा तो बड़ा मजा आता है बनाने में, अटक गए तो मन खराब हो जाता है, इसी तो बोलते हैं ना बेटा पास कोशिश करो। बोलो आंसर सबका ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंट से साथ में मोर देन वन करेक्ट आंसर। चलिए एक से ज्यादा आंसर है इसमें। एक बार फिर से नंबर ऑफ क्या पूछा इसमें, आइसोटोन ना, आइसोटोन में क्या होगा, चलो बात बात करो। आइसोटोन में जेड सेम होगा कि डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। ए बोलो, और ए माइनस जेड, यही तो आपको चेक करना है बेटा, ठीक है। बताओ ए माइनस जेड कितना आ रहा है इसमें, बात करो। 76 माइनस 32 करो, बोलो 44, यहां माइनस करो 44, यहां माइनस करो 43 है, यहां माइनस करो 44 हुआ। बोले ए माइनस जेड सेम है किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ना, इसके पास कितना है जवाब दो आंसर, ए बी डी, पक्का सोच ले, गलत जवाब, ए नहीं होगा, सी होगा, बी होगा, डी होगा, करेक्ट है, ए नहीं होगा। बोलो क्यों नहीं होगा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, लेकिन आपको खेला पकड़ो, फंसाया ना क्वेश्चन है बेटा, आपको आया समझ में। हम आपको हिंट्स दे रहे हैं वहां पे कि ए को देखना है, जेड को देखना है, तो जब न्यूट्रॉन देखना है तो साथ में आपको ए और जेड पे भी ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, चलो ये भी मोर देन वन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मेनी एलिमेंट्स हैव नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मास, जैसे कि बताओ फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, क्यों होता है, तो वही सवाल पूछा कि नॉन इंटीग्रल होने का वजह क्या है। नॉन इंटीग्रल का मतलब होल नंबर नहीं है वो। मोर देन वन करेक्ट आंसर बोले तो बेटा ए होगा कि नहीं, बताओ होगा, और कौन होगा, सी होगा, क्योंकि आइसोटोप्स का उसी मास का तो एवरेज निकालते तब हमारा डेसिमल में आंसर आता है, बात समझे, ठीक। चलिए पढ़ लिए, बताओ हाइड्रोजन का टोटल कितना आइसोटोप है, 1 2 3, यही है ना। अब इसमें किसका सम मांगा है, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, तो बोलो इसमें कितना प्रोटॉन पाया जाएगा, एक, इसमें एक, इसमें एक। अब बताओ इसमें न्यूट्रॉन कितना पाया जाएगा, 0, इसमें 1, इसमें, अब इसका सम निकालो। आया समझ में, क्लियर है बेटा, आगे बढ़े, चलिए और इस क्वेश्चन को तो आप लोग बनाओगे क्योंकि ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके, करवा चुके, सब है। आप लोग पेन पेपर उठाइए, बना करके दिखाइए, ये आप लोग बनाओगे। बोलो आंसर आप लोग, चलो अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, ए आया और क्या आया, बी आया, और कोई आंसर बेटा, आप लोग आंसर बोलो, डी आया, चलो डी आया, और कोई आंसर। चलिए क्या करना है बताओ तो, यहां पर 5% किसका बोलो, 54 का है ना, तो 5 इंटू क्या करेंगे 54 प्लस, अब क्या होगा 90% किसका है, 56 का है, और 5% किसका है बेटा 57 का है, बाय। अब इसके बाद जो बचता है बेटा आपका कैलकुलेशन और कुछ नहीं, आंसर बी आएगा। सुनो आप लोग ऐसे ट्रिक बताए थे, इस पे ट्रिक भी बताए थे, सिंपल ट्रिक बता दे रहे,
आपका आंसर वही होगा जो मैक्सिमम परसेंटेज है उसका एकदम करीब करीब आंसर होगा। बोले मैक्सिमम परसेंटेज कितना है? 90%। किसका है? तो 56 का सबसे करीबी आंसर कौन है? अच्छा, अब ये भी है ना। अब ये बताओ, ये तो आगे चला गया, 90% का मतलब उससे तो कम होगा ना। बात समझ में आ रहा है? जो 56 उससे कम होना चाहिए, इसका आगे चला गया बेटा, तो उसके करीब करीब ये होगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। ठीक है, पढ़ो क्या पूछा है ना। चलिए मिलकर बनाते हैं। बोल बेटा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और इसका 8 मतलब 15, और एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 कार्बन का मतलब 12, और ऊपर 2 माइनस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब 14। ऑक्सीजन का 8 मतलब 16, और एक माइनस गेन किया 17, और आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये तो खराब हो गया। अब फिर से आओ, N2 ये तो निकाल चुके हैं 14। चलो CO की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8 माने 14, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 मतलब रिजेक्ट हो गया। ये कितना निकाले? अब 14 निकाल लिए। NO का 15 निकला तो NO प्लस का कितना निकलेगा? बोलो, 14 निकलेगा। कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7 मतलब 13, और एक माइनस चार्ज है तो गेन किया 14। C2 2 माइनस कितना है? 14, 14 14 14 14, आंसर C। आया समझ में? अब देखो क्या बताना चाह रहे बेटा, यहां ध्यान दो। आगे कुछ बताने सिर्फ सुनना। एम्स 2000 में पूछा, क्या पूछा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जेई मेंस में क्या पूछा? और सॉल्व नहीं कराना चाहिए, एक ही क्वेश्चन का बस टाइप वही है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा। ठीक, फिर देखो कौन सा एग्जाम? जेई मेंस 2004 में क्या पूछा? ठीक है, फिर देखो 2005 क्या पूछा? ठीक, अगेन देखो जेई मेंस 2006, देखा 2004 5 6 क्या पूछा? कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फिर से चेक करो, मेंस 2008 क्या पूछा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? अब नीट का कुछ क्वेश्चन और भी आगे नहीं दिखा रहे बेटा। अब नीट का 94 में क्या पूछा? बात वही आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहा है। ठीक है, फिर से देखो नीट 97 का क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। उसी तरीके से देखो नीट 2000 में पूछा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब यहां देखो नीट 2002 में पूछा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, 2014 में आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब आओ रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उम्मीद करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आप लोग पढ़कर आए होंगे। पढ़े हैं ना? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और कुछ डिटेल में भी बातचीत करते हैं। याद देखो सबसे पहले अब इस एक्सपेरिमेंट का पूरा ढांचा को समझो। देखो क्या हो रहा है यहां पर। आपको यहां पर दो चीज पढ़ना बेटा। किधर है? यहां देखो, आपको यहां दो चीज पढ़ना। एक, एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हो रहा है, और दूसरा उसको ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे। एक्चुअली तीन, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। पहले एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। ये देखो ये क्या लिया बेटा, यहां देखो क्या है, लेड शील्ड के अंदर में रेडियोएक्टिव एलिमेंट को रखा गया है, और यहां से किसका बोम्बार्टमेंट होगा? अल्फा पार्टिकल। सामने क्या रखा गया? गोल्ड का फॉयल है, और ये सामने एक रोटेटिंग स्क्रीन है। जो कैसा स्क्रीन है बेटा? फ्लोरेसेंट स्क्रीन है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरेसेंट स्क्रीन? फ्लोरेसेंट स्क्रीन वो स्क्रीन होता है जहां पर कोई पार्टिकल हिट करता, फास्ट मूविंग पार्टिकल, तो वो ग्लो करना शुरू कर देता है। कभी देखे आप लोग डेली लाइफ में? नहीं देखे? आज के बाद देख लेना, रास्ते में देखना। कोलकाता पुलिस का जितना स्टिकर लगा हुआ रास्ते में, रोड पे, डिवाइडर पे, दिन पे वो चमकता हुआ नहीं दिखेगा, रात में देखना जैसे इस पे लाइट पड़ता है वो चमकना शुरू कर देता है ना? ठीक है, तो अंधेरे में वो नहीं चमकेगा, वो तभी चमका। यहाँ पे जो फ्लोरेसेंट इस्तेमाल होता है बेटा, वो किसका इस्तेमाल होता है? सुन लो, जिंक सल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे फ्लोरेसेंट वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है अब समझो। जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल जाकर की स्क्रीन को हिट करेगा तो आपको रे पास होते हुए नहीं दिखेगा। हम लोग रे को देख सकते हैं बेटा?
ठीक है ना। लेकिन जब यहां पर एक चमक पैदा होगा तो समझ में आएगा अच्छा पार्टिकल जाके उस जगह पर हीट किया, वो ग्लो करेगा वहां पे। ठीक है, तो पूरे एक्सपेरिमेंट को समझो, देखो क्या होता है यहां पर। तो यहां से किस चीज का बॉम्बार्डमेंट करवाया जा रहा है बेटा, अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल का इंफॉर्मेशन सुन लो, डबली पॉजिटिव हीलियम आयन को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। इन्हें अल्फा पार्टिकल का चार्ज बताइए, न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज, ये लैंग्वेज याद रखना, आगे जरूरत पड़ने वाला। ठीक है, तो ये पास करवाया गया। पास करवाने के बाद क्या देखा गया, ऑब्जर्वेशन क्या है कि ज्यादातर रे सीधा गया, कुछ स्मॉल एंगल से बेंड किया, और बहुत 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 कम ऐसा था जो गया और उसी रास्ते से वापस आया। 3 ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन फिर से बात करो, क्या है, ज्यादातर स्ट्रेट चला गया। ये फिर से बात करते हैं, यहां देखो क्या दिख रहा है, ज्यादातर रे, ठीक है, और जो बेंड किया वो बेंड होने का ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन में कन्वर्ट करो। और ज्यादातर रे सीधा जाने का मतलब जानते क्या है, इसका मतलब है कि एक एटम के अंदर में ज्यादातर हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। ठीक, लेकिन जो बेंड किया वो बेंड का लॉजिक क्या है, रदरफोर्ड कैसे सोचा कि पास क्या करवाए थे बेटा, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव रे तभी बेंड करेगा जब उसके सामने कोई और पॉजिटिव आके खड़ा हो जाएगा। तो वो सोचा कि कोई पॉजिटिव बैठा हुआ जिसके वजह से वो रिपल्शन हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट तक न्यूक्लियस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो एक अंदाजा लगाया गया कि यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से वो रिपल्शन हो रहा है, बेंड कर जा रहा है। और बहुत कम रे ऐसा था जो जा करके वापस आ गया। इससे क्या अंदाजा लगाया गया कि वो जो भी पॉजिटिव चार्ज सेंटर में बैठा हो वो काफी छोटा है। अगर बताओ तो ये बड़ा होता तो ये जो रे वापस आ रहा है इसका तादाद कम होता कि ज्यादा होता, ज्यादा होता। इसका नंबर बहुत कम होने का मतलब है कि सेंटर में जो चार्ज बैठा हो पॉजिटिव वो काफी छोटा है, और वापस आने का ये मतलब हो रहा है कि उसका मास बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि बेटा उससे वो टकरा के वापस चले आ रहा है। बात समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। तो एक बार फिर से बताइए, 3 ऑब्जर्वेशन क्या क्या याद रखेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन, ज्यादातर रे सीधा गया, और ज्यादातर रे सीधा जाने का कंक्लूजन क्या होगा हमारा, उसका स्पेस ज्यादातर खाली पड़ा हुआ है। कुछ बेंड किया, ये कुछ बेंड करने का मतलब क्या होगा कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है और जाकर के वापस आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि वो जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो काफी छोटा है और उसका मास हेवी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां बेंड हो रहा है बेटा, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। जब ये जा रहा है तो बीच में तो इलेक्ट्रॉन से भी तो मुलाकात होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है और ये जो जा रहा है इसका चार्ज पॉजिटिव है। अब एक कॉमन सेंस से बात करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव में रिपल्शन होगा तो वहां बेंट होने का कोई चांस है, एक बात। लेकिन टकराने का तो चांस है, टकरा के तो रास्ता बदल सकता है ना। अच्छा अब एक बात बताओ, एक बहुत भारी भरकम ट्रक है, बहुत हेवी मास का ट्रक है, स्पीड में जा रहा है और बीच रास्ते में एक छोटा सा खिलौना पड़ा हुआ है गाड़ी का, उससे टकराया तो बोलो उस हेवी मास ट्रक का रास्ता में कोई रूट में कोई फर्क आएगा। अभी थोड़ी देर पहले साबित किए थे इलेक्ट्रॉन का मास, रिलेटिव मास 0 है। इसका मास इतना कम है कि अगर उसके साथ टकराता भी है तो उसका पाथ में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आया बेटा बात समझ में, ठीक। और इसी तरह कहते हैं बेटा बातचीत करते रहोगे, सवाल पूछते रहना, ठीक है। यहां तक बोल गया न्यूक्लियस, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। हाँ, तो ये जाता तो वापस आता ना, फिर से बता रहे, ज्यादातर रे सीधा गया, कुछ बेंड किया, और बहुत 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 कम था, लगभग 20,000 रे में एक रे ऐसा होता था जो जाकर के वापस आता था। तो जाकर के वापस आने का मतलब ये हो रहा है कि वो काफी छोटा है। ठीक है, यहां तक की बात। चलो अब आगे कुछ बताने जा रहे बेटा, ध्यान से देखना। देखो इस एक्सपेरिमेंट को क्या हो रहा है यहां, ये रहा हमारा फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ये यहां से अल्फा रे बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, ठीक है। और बॉम्बार्डमेंट होने पर देखना है यहां पर क्या होगा, जहां जहां पे वो हिट करेगा वहां पे आप ध्यान देना। ये देखो, तो ज्यादातर रेस क्या दिख रहा है आपको, सीधा है, कुछ आपका बेंट होगा और कुछ वापस आ जा रहा है, पीछे की तरफ आ जा रहा है, ठीक है। अब इसको मॉलिक्यूलर व्यू पे देखो, मॉलिक्यूल के अंदर यानी एटम के अंदर किस तरीके से, ध्यान देना, ये सब अल्फा पार्टिकल है। देखो ज्यादातर सीधा जा रहा है, जब वो न्यूक्लियस के पास से गुजरने का कोशिश करेगा तो देखना बेंड करेगा, और बिल्कुल न्यूक्लियस से बीच से जाने का कोशिश करेगा तो वो वापस आएगा, ध्यान दो। और स्लोअर फॉर्म में देखो, एक बार फिर से देखो,
आया बेटा बात समझ में? ठीक, तो अब जो पढ़ लिए बेटा, जो समझे, अब उसको एक बार मिलाने का टाइम आया, पढ़ो इसको। मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पास्ट स्ट्रेट, रीजन क्या पढ़ो, ये मतलब निकला। अब देखो लैंग्वेज क्या बोला है यहां, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, यहां लैंग्वेज क्या बोला है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेर रिफ्लेक्टेड बाय वेरी स्मॉल एंगल, और इसका वजह क्या हुआ पढ़ो, सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्या चीज बताते अभी, इसको पढ़ो, इसको अब इसका पार्ट। पढ़ लिए? चलिए अब बताओ बेटा, अगर सामने कोई हेवी मास रखा हुआ और अगर आप फास्ट एक मूविंग पार्टिकल या खुद से मान लो टकराओगे तो क्या होगा मालूम है, टकरा करके वापस आओगे। लेकिन अगर वो मास लाइटर है और जब आप उससे टकराओगे तो टकरा करके आप वापस नहीं आओगे, हो सकता है आप अपना रास्ता को बदल दोगे। तो वापस आने का मतलब ही हो रहा है कि मास हेवी है। ठीक है यहां तक? अब इन सारे से क्या हुआ, रदरफोर्ड अपना एक मॉडल तैयार किया। अब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट का उसका मॉडल की बात करते हैं। वो अपने मॉडल को दो हिस्से में बांट दिया, एक का नाम दिया न्यूक्लियस और एक का नाम दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब बात करते हैं इसका मॉडल पे, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कितने हिस्से में बांटा बेटा, दो। क्या क्या नाम दिया, एक न्यूक्लियस और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है देखो, और बात करते हैं यहां पर। न्यूक्लियस क्या है, छोटा है और ठीक है ना, और क्या है, कैरीज एक एटम का पूरा मास कहां मौजूद है, न्यूक्लियस में, क्योंकि बाकी हिस्सा तो खाली पड़ा हुआ है। ठीक, और कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा जो आपके सिलेबस में एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, आपको याद कर लेना है। एक्सपेरिमेंट का कैलकुलेशन से निकाला, क्या निकाला, इस वैल्यू को आपको याद कर लेना है। ठीक है, पहले सुन लो, उसके बाद इस वैल्यू को आपको याद कर लेना। क्या याद करना बेटा, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻13 सेंटीमीटर या 10⁻15 मीटर। और एटम का जब डायमीटर निकाला गया तो एटम का डायमीटर आपका लगभग ये है, ये। ठीक है, अब यहीं से फर्क बताते हैं। बोलो, मीटर में न्यूक्लियस कितना है, 10⁻15 और एटम कितना है 10⁻10। वो तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है। और ये अगर पूछे ये कितना टाइम्स बड़ा या ये कितना टाइम्स छोटा, बता सकते हैं, 10⁵ टाइम्स, 10 का 5 का पावर का खेल है। और 10⁵ का मतलब समझते हैं 1,00,000, यानी कि न्यूक्लियस के मुकाबले में उसका एटम का साइज 1,00,000 गुना बड़ा है बेटा, उसका डायमीटर। समझ में आ रहा, इससे अंदाजा लगाओ कि न्यूक्लियस कितना छोटा होगा। एटम तो खुद छोटा है, इतना छोटा कि हम लोग देख नहीं सकते हैं। अब एटम के रिस्पेक्ट में उसका जो न्यूक्लियस का डायमीटर वो कितना छोटा है, 1,00,000 गुना छोटा है बेटा वो। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर? और साथ ही साथ एक फॉर्मूला दिया गया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने के लिए, आपको रटना है। रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1.4 इंटू 10⁻⁻13 इंटू a⁻1/3, जहां पर a क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मास नंबर को। ठीक है यहां तक? यहां से क्या क्या याद रखना सुन लो, ज्यादा कुछ नहीं, ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियस छोटा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, हेवी मास होता है। न्यूक्लियस का रेडियस याद रखिए, एटम का रेडियस है। अच्छा ये भी सुन लो, यही रेडियस कहलाएगा और यही डायमीटर भी कहलाएगा। कोई डाउट है तो बात करो, बोलो ना। अगर आप ये डायमीटर तो रेडियस के लिए क्या करोगे, बाई टू करके, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बेटा। ये नंबर इतना छोटा, उसका बाई टू करके क्या करोगे, ऑलमोस्ट वही करीब करीब आंसर उसी के आसपास मिलेगा। इसलिए इसको हम लोग डायमीटर भी मानेंगे और यही रेडियस। उसी तरीके से आपको ये याद रखना, किसका डायमीटर रेडियस याद रखना है, एटम का। और ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला क्या निकालने के लिए, किसी भी एटम का रेडियस। ये स्कूल लेवल पे काम क्या आएगा, जेई लेवल पे इसका जरूरत पड़ेगा, स्कूल लेवल पे कोई जरूरत नहीं होने वाला। अब आ जाओ इसकी बात करते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में देखो यहाँ क्या बताया, एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है, यहाँ ध्यान दो। ठीक, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, कहां पर, अराउंड द न्यूक्लियस, किसमें, ऑर्बिट में। और जब वो घूम रहा है तो देखो, जब ये घूम रहा है तो ये देखो क्या बताया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अंदर की तरफ भी एक फोर्स काम कर रहा है, कौन सा फोर्स, कहां दिया, यहां नहीं दिया, तो यहां बोलो, यहां पर न्यूक्लियस बैठा हुआ ना बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा और बाहर की तरफ क्या काम करेगा, बताइए। तो इन दोनों फोर्स में कौन सा फोर्स बड़ा है, दोनों बराबर है बेटा।
अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाता तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ करके बाहर चला जाता, और अगर अंदर वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ करके अंदर की तरफ चला जाता। लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है, इसका मतलब दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। पढ़कर देखो ना, ये बताया गया बैलेंस्ड, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। क्या चीज नहीं, क्या चीज, हाँ, जब इलेक्ट्रॉन अपने जिस किसी भी ऑर्बिट में होगा, उस ऑर्बिट पे उस वक्त जो उसका फोर्स होगा बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर की तरफ, वो दोनों बराबर होगा। ऑर्बिट चेंज करेगा तो फोर्स चेंज हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने का फॉर्मूला बताओ, कौन बताएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r होता है। तो बेटा अगर ऑर्बिट चेंज करेगा तो r का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है ना? यहां तक का बात समझ में आया आप लोगों को? ठीक, अब आइए, ये देखो, छोटा सा न्यूक्लियस, ये बड़ा सा एटम। ये एटम और न्यूक्लियस के मामले में याद रखना, अभी क्या बताए थे, कितने का फर्क होगा? ये देख, ये एटम है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻⁻15 और एटम का डायमीटर 10⁻⁻10। इसके मुकाबले में ये कितना छोटा है बेटा? 1,00,000 गुना छोटा, 10⁵ टाइम्स छोटा है ये, ठीक है? सिर्फ न्यूक्लियस का बातचीत हुआ था, ठीक है? अब आगे सुन लो, ये 3 फॉर्मूला है, आपके नोट्स पे दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी, स्कैटरिंग ऑफ एंगल और न्यूक्लियर चार्ज। ये आपको बोर्ड लेवल पे जरूरत नहीं है, नीट लेवल पे भी जरूरत नहीं है, जेई एडवांस लेवल पे जरूरत पड़ता है। फॉर्मूला दिया हुआ है, आगे चल करके उस लेवल तक जब पहुंचोगे तो इसका जरूरत पड़ेगा, अभी इसको होल्ड पे रखना है, पर आपके नोट्स पे वो दिया हुआ है, ठीक है यहां तक? अब आइए, रदरफोर्ड कुछ गड़बड़ किया बेटा, उसका 3 मेजर गड़बड़ था, ये पूछेगा आपसे। आपसे क्या सवाल पूछेगा, सुन लो, आपसे पूछेगा रदरफोर्ड का क्या ड्रॉबैक था वो बताइए। फिर पूछेगा वो ड्रॉबैक को कौन ठीक किया वो बताइए, कौन ठीक किया, जवाब है बोर। फिर पूछेगा कैसे ठीक किया वो बताइए, जब पूछेगा कैसे ठीक किया तो आपको पूरा बोर्स का थ्योरी लिखना होगा। रदरफोर्ड का गलती का करेक्शन कहां मिलेगा हम लोग को? बोर्स का थ्योरी में, ठीक है? पहले हम लोग रदरफोर्ड का गलती देख लेते क्या क्या। पहला तो वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में गलती किया। कैसे गलती किया ये देखो, उसका ये बोलना था रदरफोर्ड का कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एनर्जी एमिट करेगा, और जब एनर्जी एमिट करेगा तो उसका ऑर्बिट का साइज छोटा होगा, ठीक है? यानी कुछ ऐसा बताना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, घूमना शुरू करेगा, ऑर्बिट का साइज छोटा होगा, छोटा होते 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 वो क्या करेगा, यहां पहुंच जाएगा, जो कि गलत है। क्योंकि अगर ऐसा होगा बेटा तो थोड़ी देर के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा, न्यूक्लियस, और जाकर के कोलैप्स कर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कोलैप्स कर गया तो इसका मतलब एटम खत्म हो जाएगा। एटम खत्म होने का दूसरा मतलब बताओ बेटा, ये दुनिया ही नहीं बचेगा, क्योंकि दुनिया का हर एक चीज तो एटम से बना हुआ है ना? आप लोग भी एटम से बने हैं, बताइए आपके बॉडी में किसका एटम सबसे ज्यादा है, किस एलिमेंट का? हाँ जोर से बोल, कार्बन। हम लोग कार्बन के बने हुए हैं, सभी तो एटम का बना हुआ है। हम लोग यहाँ बैठकर कभी बातचीत करें मतलब ये थ्योरी गलत है, ये सही होता तो हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते बेटा, ठीक है? और क्या गड़बड़ किया था? यहाँ पढ़ो, क्या नहीं बता पाया वो? ये तो बोला कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये नहीं बता पाया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बता पाया था। और ये कौन करेक्शन किया था? बोर। ये बताओ तो बोर के मुताबिक फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2, सेकंड में 8, फिर 18। फॉर्मूला क्या था? 2n², ठीक है? ये बात बोर रदरफोर्ड नहीं बता पाया था। रदरफोर्ड एक और चीज नहीं बता पाया था, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बस जान के रखो। रदरफोर्ड लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं बता पाया था। अब जब आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताएंगे तब उसका मतलब बताएं कि लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। फिलहाल आपको यही याद रखना है कि ये नहीं बता पाया था। यहां तक ओके बेटा, आप सब लोग क्लियर है? चलिए अब अपना नोट्स उठाइए, नोट्स होगा। नेक्स्ट, बॉम्बे, दिल्ली। दिल्ली कैसे बेटा? क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमेगा, यही बताया था ना? चलिए, बोलो। दिल्ली,
आइए बताते क्यों। ये बताओ अल्फा क्या था, हीलियम की हीलियम डब्ल्यू पॉजिटिव, यही था ना बेटा अल्फा। तो वो अच्छा हीलियम कैसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे एग्जिस्ट करता है, देखो तो। अब इससे बताओ आप लोग, इस इंफॉर्मेशन से बताओ इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है, बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और, तो हीलियम प्लस में बताओ अब इसका क्या मतलब निकलता है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो बचा क्या बेटा, 2 प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, इसका मतलब क्या बचा, न्यूक्लियस बच गया, तो हीलियम का न्यूक्लियस है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका रेडियस पूछा है, न्यूक्लियस का। अभी मार्क करवाए, सेंटीमीटर में कितना था देख के बोल। अरे बेटा अभी फिलअप किए, अब बोलो आंसर, अभी भी आंसर बी। मीटर होगा तो -15, सेंटीमीटर होगा तो -13, चेक कर, है ना। ठीक है, पढ़ो इसको, पढ़ो इसको। पूछा क्या था, कारण, देखो तो ये बनता है, और ये मोर देन वन करेक्ट आंसर है। तुमने अभी ये सवाल पूछा था ना सीधा क्यों जा रहा है, तो सीधा जाने का एक कारण क्या है, अल्फा पार्टिकल्स आर मच हेवियर देन, बात की है ना कि इलेक्ट्रॉन हल्का है, और दूसरा क्या है बेटा, ज्यादातर एटम का हिस्सा खाली है। यहां तक समझ में आ गया ना, लिसन केयरफुली। इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ नॉलेज है बेटा, ठीक है, जो हम लोग को इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगा, यानी कि फिजिक्स वाला पार्ट हम लोग को जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये आपके सिलेबस, ये नहीं कि आपको हम अभी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, नोट्स पे नहीं लिखा हुआ लिखवा देंगे, पहले सुन लो क्या है। अगर आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, और उसके बीच में डिस्टेंस क्या है बेटा, R। अब बताओ अगर ये दोनों चार्ज है, मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा। ये माइनस और ये भी माइनस है, इसके बीच में भी फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहाँ पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा अगर आपसे पूछा जाए, तो ये रहा आपका पहला फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। फोर्स निकालने का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उम्मीद करते आप लोग पढ़े बेटा, कूलम्स लॉ पढ़े थे, याद कीजिए तो। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये दोनों को मिला करके ये बनाया गया है। ठीक है, अब आगे सुनो। K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है रफली हम लोग बोलते हैं 9 × 10⁹ ठीक। उसके बाद अगर आप सीजे सिस्टम में K का वैल्यू 1 और एसआई सिस्टम में K का वैल्यू आपका ये होगा। पोटेंशियल एनर्जी निकालने को बोलेगा, यही फॉर्मूला होगा, फर्क क्या होगा, आर स्क्वायर की जगह पर आर लेना आपको। ठीक है, और Q का मतलब क्या होता है, चार्ज, और चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब क्या होता है बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है यहाँ पर, और वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये कुछ फॉर्मूलाज आपको जरूरत पड़ेगा इसी चैप्टर में आगे चल करके, अभी नहीं। पर एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, ये सब आप फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपको ये करना है कि ये डेटा आप लोग अपने नोट्स पे लिख करके रखो, ये अगले क्लास में जब हम लोग डिराइवेशंस करने बैठेंगे कुछ जगह पर इसका जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, ओए आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास तो बेटा अभी एक्चुअल अब शुरू होने जा रहा है। आज तो हम लोग सिर्फ पढ़े क्या, इंट्रोडक्शन था, ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, आइसो टर्मिनोलॉजी क्या होता है, आज सिर्फ इसी चीज पे हम लोग बातचीत की। ठीक है, और एक मॉडल पे बात की, कौन सा मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे वेव थ्योरी के बारे में, अगले क्लास में हम लोग बात करने वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो चलो आज का क्लास यहीं तक।